हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के मॉडल सैम्पल पेपर के सेट 3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है, आप देख सकते हैं हर एक सेट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालने के लिए दी जा रही है। तो इसमें -3, 7, 2 और -3 के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे हमने जो है एक बिंदु ए लिया है, एक बिंदु बी लिया है। इसके निर्देशांक को -3, 7 और 2, -3 हमने लिख लिया है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले बिंदु की जो निर्देशांक होती है वो x1, y1 होती है और दूसरे की x2, y2 होती है। उसके बाद दूरी ए भी हमें पता है, दूरी सूत्र से होती है √x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू दिख रही है, तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे -3, फिर -x2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे 2, प्लस y1 - y2 करेंगे तो 7 माइनस, और ये फिर -3 है तो ये +3 हो जाएगी। दोनों मिलके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये -5 की होल स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे ये 10 की स्क्वायर हो जाएगी। तो फाइनली -5 की स्क्वायर 25 होगी और 10 की स्क्वायर 100 होगी। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 125 हो जाएगी √, फिर 125 को हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगी। इसमें से ये 5 की पेयर बनेगी और ये 5 रूट में ही रह जाएगी। तो 5√2 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, यदि sin a = 3/5 हो तो हमें cot a और sec a की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसे जूम करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है sin a की वैल्यू दी गई है 3/5। तो साइन की रेशियो हमें पता है p/h होती है। तो हम जो है यहाँ से p को 3 के मान लेंगे और h को 5 के हमने मान लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें p और h की वैल्यू दी गई है, तो हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b = हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से √h² - p²। इसमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे। तो h की वैल्यू यहाँ पे 5k है और p की वैल्यू 3k है। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है 5k² - 3k²। तो ये हो जाएगी 25k² - 9k², और दोनों को घटाएंगे तो 16k² और फाइनली हमें 16 की रूट जो है हमें 4 और k² की k यानी b की वैल्यू 4k हो जाएगी। तो कॉट हमें निकालनी है। तो कॉट में जो है आपको पता है रेशियो b/p होती है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। b की वैल्यू 4k और p की वैल्यू हमने 3k माना था। k आपस में कैंसिल हो जाएगी और फाइनली कॉट a की वैल्यू हमें 4/3 मिलेगी। उसी तरह से सेक की रेशियो जो होती है h/b होती है। तो h की वैल्यू 5k थी और b की वैल्यू हमने यहाँ पे 4k लाया था। दोनों को k कैंसिल करेंगे तो फाइनली 5/4 ये हमारी सेक a की वैल्यू होगी। अगले क्वेश्चन में हमें जो है 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें sin 30 cos 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 × और sin 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है और cos 30 √3/2 होती है। अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और फाइनली √3/2 ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सिद्ध करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री = 1। तो हमने इसे जो है LHS में लिख लिया है। LHS की वैल्यू को यहाँ पे हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन की LHS की वैल्यू है। उसके बाद हमने आगे की दो वैल्यू tan 48 और tan 23 इन दोनों को जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो पूरक कोण वाली जो फॉर्मूला होती है उससे हमने इसे
चेंज किया है, तो यहाँ पे tan और यहाँ पे tan और 48 डिग्री को 90 - 42 के फॉर्म में लिखा है हमने, फिर 23 को 90 - 67 के फॉर्म में लिखा है। बाकी ये दो वैल्यू को हमने वैसे ही उतार लिया है। उसके बाद ये वैल्यू जो है cot 42 हो गई है। उसके बाद ये वैल्यू cot 67 हो गई है। बाकी ये दो वैल्यू को हमने इसी तरह से यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद cot 42 को हमने चेंज किया है रेसिप्रोकल में, तो cot 42 को हम 1/tan 42 लिख सकते हैं। उसी तरह से cot 67 को हम 1/tan 67 लिख सकते हैं। और बाकी ये दोनों वैल्यू को हमने सेम ऐसे ही लिख लिया है। उसके बाद यहाँ से हमने tan 42 को कैंसिल किया है और tan 67 भी कैंसिल हो गया, और फाइनली यहाँ पे 1 सिर्फ बची है और हमें जो है RHS की वैल्यू 1 ही लानी थी। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी गई है और हमें पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं वो 2πr² होते हैं। इसमें हमने वैल्यू को पुट किया है, 2π की वैल्यू 22/7 और r² यानी 14 × 14। इसके बाद हमने 7 से 14 को कट किया है 2 टाइम्स में। अब बाकी सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 2 × 22 × 2 × 14, तो ये आई है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है, हमें निम्न आंकड़ों से संचयी बारंबारता सारणी निर्माण करनी है। सिर्फ संचयी बारंबारता सारणी बना के छोड़ देनी है, इससे हमें माध्यक नहीं निकालनी है, सिर्फ संचयी बारंबारता। तो हमने यहाँ पे बना के रखा है। आपको वर्ग अंतराल दी गई है, आप उसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे बारंबारता दी गई है, उसे भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद संचयी बारंबारता में सारे बारंबारताओं को जोड़ते चले जाइए। फर्स्ट में 10, अगले में 10 और 15 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगी 25। फिर अगले में 25 को 12 से ऐड कर लीजिए, ये 37 हो जाएगी। फिर अगले में 37 को 20 से ऐड कर लीजिए, 57 हो जाएगी। फिर अगले में 57 को 9 से ऐड कर लीजिए, 66, और ये हमारी संचयी बारंबारता तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दी गई है, अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों के एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता जो है लाल रंग का बादशाह हो फर्स्ट में, और सेकंड में एक हुकुम का पत्ता हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ताश में कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो टोटल 52 होती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेंगे। कुल पत्तों की संख्या ताश में जो है 52 होती है। तो ये NS की वैल्यू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 हो जाएगी। और फर्स्ट में हमें लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल रंग के बादशाह के पत्तों की संख्या Any1 की वैल्यू जो है, लाल रंग के बादशाह आपको पता है एक पान का और एक डायमंड जिसे ईंट कहते हैं, वही दो पत्ते लाल होते हैं। तो यहाँ Any1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो प्रायिकता हम निकाल लेंगे लाल रंग के बादशाह की। तो ये Any1/NS होके 2/52 और फाइनली कैंसिल होके 1/26। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में हमें हुकुम वाले पत्ते की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले इसकी संख्या निकालेंगे। तो Any3 = 13 हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे पत्तों की एक एक हुकुम होती है। हुकुम का इक्का भी होता है, हुकुम का दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, इस तरह से सारे पत्तों की एक एक होती है। तो टोटल हुकुम के पत्ते Any2 की वैल्यू 13 हो जाएगी। और प्रायिकता हमें हुकुम के पत्ते की निकालनी है। तो ये Any2/NS हो जाएगी और Any2 की वैल्यू 13 थी, तो 13/52 और फाइनली कट के 1/4। ये हमारा आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है, हमें 3 बिंदुएं दी गई है, नहीं 4 बिंदुएं दी गई है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों अगर, तो x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने इसी क्रम में पहली बिंदु 1 2 है, फिर दूसरी बिंदु 4y है, तीसरी x 6 है और चौथी बिंदु 3 5 है। हमने इसी ऑर्डर में A B C D करके ऑर्डर में ले लिया है बिंदु को। इससे एक समांतर चतुर्भुज बनी है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है।
आप देख सकते हैं। उसके बाद साथ ही आपको ये भी पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने मान लिया है, माना चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिनके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे विकर्ण AC और ये विकर्ण BD ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण है आपस में मिलेंगे तो इधर का पार्ट बराबर हो जाएगा, इधर का पार्ट आपस में इधर से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे OA OC OB OD आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है OA इक्वल टू OC OB इक्वल टू OD। तो यहाँ पे जो बिंदु O होगी वो विकर्ण AC की भी मध्य बिंदु हो जाएगी और फिर से ये बिंदु जो है BD की भी मध्य बिंदु हो जाएगी, यानी ये जो बिंदु O है AC और BD दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो दोनों विकर्णों के जब मध्य बिंदु हो जाएंगे तो चाहे हम विकर्ण AC से मध्य बिंदु का हम जो है निर्देशांक निकाल सकते हैं, चाहे विकर्ण BD के सहारे भी हम मध्य बिंदु का जो है अति निर्देशांक निकाल सकते हैं मध्य बिंदु पर में से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब बिंदु O विकर्ण AC तथा BD दोनों के ही मध्य बिंदु हो तो बिंदु O के निर्देशांक जो होंगे क्या होंगे, बिंदु O के निर्देशांक दो निर्देशांक होंगे, एक AC का अलग निर्देशांक होगा, एक BD का अलग x निर्देशांक होगा, लेकिन दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल होगी क्योंकि एक ही बिंदु के x निर्देशांक होंगे, एक AC के लिए और एक BD के लिए। तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर लिया है दोनों को। तो मध्य बिंदु पर में से आपको पता है जब मध्य बिंदु होती है तो रेशियो जो है 1:1 हो जाती है। तो 1:1 होने के बाद x कोऑर्डिनेट जो होती है वो x1 + x2/2 हो जाती है और y वाली जो होती है y निर्देशांक वो y1 + y2/2 हो जाती है। तो AC के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x1 + x2/2, फिर BD के लिए भी x1 + x2/2, लेकिन AC का x1 x2 अलग होगा, BD का x1 x2 अलग होगा। तो चलिए AC के लिए देखते हैं x1 x2 क्या है। AC के लिए आप यहाँ देखेंगे तो A में x1 यहाँ पे आपको जो है 1 दिखेगी और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट ठीक कर लेते हैं। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x2 की कोऑर्डिनेट यहाँ पे x हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये x हो जाएगी, x2 और x1 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 1 प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख लिया 1 + x और /2। फिर BD के लिए आप चेक करेंगे तो BD की जो x1 होगी, BD की x1 यहाँ से 4 हो जाएगी और x2 यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 + 3/2, दोनों को इक्वेट किए हैं, यहाँ से 2 आपस में कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे x = ये जो है 7 हो चुकी है और ये जो इधर की +1 है इधर आके -1 हो चुकी है। फाइनली x की वैल्यू हमें 6 मिल चुकी है। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, y निर्देशांक के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे। तो आप बिंदु से मिला लीजिएगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएंगे y1 + y2/2, इधर भी ये AC के लिए होगी और ये BD के लिए, वहाँ से आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि y1 की वैल्यू 2 है प्लस y2 की वैल्यू 6 है, ये AC के लिए है, /2 हो जाएंगे। और जब BD के लिए y1 + y2 देखेंगे तो ये y1 की वैल्यू y मिलेगी और y2 की वैल्यू 5 मिलेगी और /2। फिर से यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 यहाँ पे फिर से कैंसिल हुआ है, आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होके y = हो जाएंगे 8 और ये 5 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी तो y = 8 - 5 और फाइनली y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ चुकी थी और y की वैल्यू यहाँ पे 3, ये हमारी आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है, हमें ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है जिनके शीर्ष जो है ABC के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे निर्देशांक ABC के यहाँ पे
लिख लिए हैं। ए की निर्देशांक 1 - 1 है, बी की निर्देशांक 4 6 है और सी की निर्देशांक -3 -5 है। तो हमें पता है कि ये जो ए के निर्देशांक होगी वो x1 y1 होगी, बी के निर्देशांक x2 y2 होते हैं और सी x3 y3 होती है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। सारा वैल्यू यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन x3 है। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आप देखेंगे, उतना तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे है y2 - y3, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो -5 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे +5 हो जाएगी। देख सकते हैं x2 की वैल्यू यहाँ से हम 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 है। फिर इसमें घटानी है y3 - y1, तो y3 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू -1 है, तो -5 और ये -1 + 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 + 1 है। उसी तरह से x3 की वैल्यू आप देखेंगे -3 है, यहाँ पे x3 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगी। और फिर y1 - y2, तो y1 की वैल्यू -1 और फिर y2 की वैल्यू 6 है, तो -6 हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ये 6 और 5 11 इंटू 1 हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये दोनों घटेंगे तो 4 इंटू -4 हो जाएंगे और यहाँ पे -3 इंटू -7 हो जाएंगे। तो फाइनली ये 11 हो जाएगी। ये 4 4 जा 16 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएंगे। उसके बाद 21 को 11 से ऐड कर लेंगे तो ये 32 - 16 हो जाएंगे और 32 में 16 सब्ट्रैक्ट होके 16 बचेंगे और 2 से 16 8 टाइम्स में कट जाएगी और फाइनली हमारा 8 वर्ग मात्रक ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दी गई है, सर्कस का एक कामगार जो है 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। रस्सी पे एक सर्कस का कलाकार चल रहा है और उस रस्सी को खंभे से टाइटली बांध दिया गया है। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री है, भूमि के साथ जो रस्सी का झुकाव है वो 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई हमें निकालनी है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, हमने जो है यहाँ पे ये AB एक खंभा बनाया है और ये AC एक डोर है जिसपे सर्कस के कलाकार चलते हैं। और यहाँ पे ज़मीन के साथ डोरी जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, आप देख सकते हैं। तो हमने मान लिया है, माना AB एक खंभा है और AC एक 20 मीटर लंबी डोर है। तो हमें खंभे की ऊंचाई AB निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में हम पहले रेशियो बनाएंगे। हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है तो इसकी रेशियो बनाएंगे और एक जो वैल्यू दी गई है उसकी, तो हम बनाएंगे AB/AC की रेशियो। तो आपको पता है यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो P हो जाएगी। हमने यहाँ लिख रखा है, इसे क्लियर कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये साइड हमारी P है और ये साइड हमारी H है। तो हमें इन्हीं दोनों की रेशियो लेनी है क्योंकि ये वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो AB/AC के हमने रेशियो लिया है, ये P/H की रेशियो बनेगी और ये P/H आपको पता है साइन में जाएगी और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन 30 हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे। AB की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, हमें निकालनी है। AC की वैल्यू 20 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, 20 को सिर्फ उधर भेज दिए हैं, 20 इधर डिवाइड में है, 1/2 के साथ 20 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगी और 2 से 20 10 टाइम्स में कट जाएगी। AB की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगी और AB ही जो है खंभे की ऊंचाई थी, तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, ये हमारी आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में दी गई है, यदि tan 2A = cot A - 18 डिग्री हो जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो हमें A का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लिया हमने। tan 2A = cot A - 18 डिग्री। तो अब ये जो tan 2A है इसे हम cot के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो cot 90 - 2A = tan 2A होती है। तो इस tan 2A को हमने cot 90 - 2A लिखा है और इधर की वैल्यू को हमने सिर्फ ऐसे ही उतार लिया है। तो यहाँ से आप cos
कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 90 माइनस 2a बचेगी और यहाँ पे a माइनस 18 बचेगी। उसके बाद इस साइड वाले a को हमने इस साइड लाया है, तो इधर माइनस पहले से 2a है और ये a आके इधर माइनस हो जाएगी और ये माइनस 18 और ये 90 को इधर भेजेंगे माइनस 90 हो जाएगी। दोनों तरफ ऐड किए हैं तो इधर माइनस 3a हो जाएगी और इधर माइनस 108 हो जाएगी। फिर इस 3 को हमने इधर भेजा है तो a इक्वल टू 108/3 हो जाएगी और 3 से 108 जो है 36 बार में कट जाएगी और फाइनली a की वैल्यू हमारी 36 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि रचना करने के लिए दी गई है। इसे जूम कर लेते हैं कितनी कितनी साइड दी गई है। तो हमें 4, 5, 6, 4, 5, 6 भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है। इसे आप याद रखेंगे, 2/3 है। इसे हम लिख लेते हैं। 2/3 के रेशियो में समरूप त्रिभुज बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम BC को 5 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद कंपास की मदद से ये AB को हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क पे कट किया है और इधर AC को हमने 6 सेंटीमीटर पे कट किया है। दोनों कटने के बाद हमने यहाँ से लाइन मिला लिया है। तो ये हमारी त्रिभुज बन गई है ABC। अब इसी त्रिभुज के समरूप 2/3 ऊपर की रेशियो छोटी है, यानी यहाँ पे छोटी त्रिभुज बनेगी। तो अब दूसरा काम हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यून कोण बनाते हैं। पॉइंट B से होता हुआ नीचे की तरफ यहाँ पे न्यून कोण बनाते हैं और यहाँ पे जो रेशियो बड़ी होती है, यहाँ पे 3 बड़ी है, तो इसे हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि छोटी ट्रायंगल बनेगी, 2/3 की रेशियो है, ऊपर छोटी है, छोटी ट्रायंगल बनेगी। तो सबसे पहले हम इस B3 को C से मिला लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद अगली जो रेशियो 2 है, तो 2 से हमें B2 से हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी होती है। इसके लिए हम सेम एंगल बनाते हैं और ये जाके BC को टच करती है। फिर यहाँ से हमें इस AC के पैरेलल एक लाइन लेनी होती है जो यहाँ से सेम एंगल बनाती हुई इसकी पैरेलल जाती है इस तरह से, और फाइनली हमारा ये जो ट्रायंगल है वो उस बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप छोटे ट्रायंगल होती है और यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज होता है। A', B और C', ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। एक बार अच्छी तरह से आप फिगर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैंने छोटा साइज करके हर एक क्वेश्चन को रखा है कि आप क्वेश्चन को पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने वृत्त खींचा है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की है। ये वाली वृत्त जो है, ये जो बड़ी वाली वृत्त दिख रही है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की है। उसके बाद इसके केंद्र से हमें जो है 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, तो इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से हमने केंद्र से यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P लिया है। इसी पॉइंट से हमें एक जो है स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लाइन अभी हम खींचे हैं 6 सेंटीमीटर, इसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं। इसके लिए हम जो है यहाँ से आर्क रख के इसे लमसम विभाजित करते हैं। 2 आर्क यहाँ पे लिया जाता है, फिर इस आर्क को ऐसे कट किया जाता है, तो हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन मिलती है लमसम विभाजक। उसके बाद जो है इस मध्य बिंदु से होते हुए जो है और OP को व्यास मानते हुए हम यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये छोटी सर्कल बड़ी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है और इन्हीं 2 पॉइंट से हम P को इस तरह से मिला देते हैं
और ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं बनकर तैयार हो जाती है। आप फिगर देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी गई है एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे मार्बल हैं। इनमें से एक मार्बल को यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल सफ़ेद है, फिर बी में लाल है और सी में हरा नहीं है। तो चलिए, हमने यहाँ पे सारे चीज़ों को नोट कर लिया है। थैले में कुल मार्बलों की संख्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगी वो 5 + 8 + 4 होगी, यानी कि टोटल 17 हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट में हमें सफ़ेद मार्बलों की संख्या निकालनी है, तो हमने लिख लिया सफ़ेद मार्बलों की संख्या Any1 की वैल्यू 8 दी गई है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी सफ़ेद मार्बल की Any1/NS और ये 18/17 हो जाएगी। फिर सेकंड में हमें लाल की निकालनी है, तो लाल मार्बलों की संख्या Any2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो प्रायिकता जो होगी Any2/NS हो जाएगी, तो ये 5/17 हो जाएगी। उसके बाद हमें जो है हरा नहीं जो मार्बल है उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो उस मार्बलों की संख्या Any3 जो हो जाएगी। तो 17 में से 4 हरे हैं, तो 17 में 4 घटा लिया जाए तो ये हरे नहीं वाले मार्बलों की संख्या हो जाएगी 13, तो प्रायिकता हरे नहीं की हो जाएगी Any3/NS और फाइनली हमें 13/17 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दी गई है, इसे जूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दी गई है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो हमने यहाँ पे एक पेड़ बनाया है BD, जो बिंदु ए से यहाँ से टूटी है और टूट के ये पार्ट जो है यहाँ पे ज़मीन को इस तरह से छूने लगी है। तो टोटल जो पेड़ हमारी होगी ये और ये ही होगी पेड़, क्योंकि ये पार्ट सेम ही होगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमने लिखा है, माना कि BD एक पेड़ है जो बिंदु ए से टूटकर ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और BC की वैल्यू हमें 8 मीटर दी गई है और साथ ही AD = AC है। ये AD और ये AC आपस में इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC में काम किया है, जिसमें हमें क्या लेनी है। तो पेड़ तो हमें पता है ये AB और ये AC ही पेड़ है टोटल। तो हमें एक बार AB भी निकालनी होगी, AC भी निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम AB और BC के रेशियो लेते हैं, AB/BC। तो ये हमें पता है कि ये थीटा है, थीटा के सामने P होती है, ये B हो जाएगी और ये H। तो हम AB/BC के रेशियो ले रहे हैं, तो ये P/B की रेशियो बनाएगी, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगी। चलिए इसे थोड़ा जूम करते हैं। तो ये जो है tan 30 डिग्री। उसके बाद AB को लिखा है हमने और BC की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है, 8 लिखा है और tan 30 1/√3 होती है। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे √3AB = 8 हो जाएगी और फिर इस √3 को इधर भेजेंगे तो AB की वैल्यू जो है 8/√3 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हम BC और AC की रेशियो लेते हैं। तो हमने यहाँ लिया है BC/AC, तो ये B/H की रेशियो बनी है, तो ये cos 30 में चली जाएगी, क्योंकि थीटा जो है 30 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया है। BC की वैल्यू हमें 8 पता है, AC की वैल्यू हमें नहीं पता है और cos 30 √3/2 होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो √3 AC = 16 हो जाएगी, 8 2 = 16। उसके बाद √3 को इधर भेजेंगे तो 16/√3 हो जाएगी मीटर। उसके बाद हमने AB और AC को निकाल लिया है। अब इन्हीं दोनों साइड को ऐड करेंगे तो हमारी पेड़ की हाइट हो जाएगी। तो नीचे हमने ऐड किया है, आप देख सकते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई BD = हो जाएगी AB + AD।
क्यों ए बी प्लस ए डी होगी, तो फिगर में देख सकते हैं हमें पेड़ की ऊंचाई बी डी निकालनी है, जो है ए बी प्लस ए डी होगी, और ये ए डी जो है ए सी के इक्वल है, तो बाद में हमने नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी ए बी प्लस ए डी हो जाएगी, फिर ए बी प्लस ए डी के जगह यहाँ पे ए सी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ए डी के जगह ए सी हो जाएगी। फिर हमने ए बी और ए सी को निकाल रखा था, तो उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 8√3 प्लस 16√3, 8/√3 प्लस 16/√3 हो जाएगी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 प्लस 16 यानी 24/√3 हो जाएगी। उसके बाद रेशनलाइज करेंगे, हर परमेकरण करेंगे, नीचे से रूट को हटाएंगे, तो √3 इंटू √3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 24√3 बाई नीचे √3 इंटू √9 से हमें 3 मिलेगी, फिर 3 से ये 24 आपस में कट जाएगी 8 टाइम्स में, और फाइनली 8√3 मीटर ये हमारी पेड़ की हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर, वैसे मैंने इधर भी लिखा है। तो इसमें जो है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, और इससे प्राप्त जो ठोस है वो घनाभ है, तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, दो घन है, दो घन को आपस में सटा देने से आप देख सकते हैं ये घनाभ की आकृति ले ली है, और घन का यहाँ प्रत्येक घन का आयतन हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है। इसे जूम कर लेते हैं, तो घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दी गई थी। तो घन का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, ए क्यूब होती है इक्वल टू 64। फिर हमने जो है दोनों तरफ क्यूब बनाया है, तो 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर पावर से पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक घन की जो भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद जब हम दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे, सघन फलकों को सटा के एक घनाभ बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 4 + 4 होके ये 8 हो जाएगी। हाइट वही रहेगी, ब्रेथ वही रहेगी, लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी। तो हमने लिख लिया इस तरह से जो नई ठोस आकृति बनेगी वो एक घनाभ होगी, और घनाभ की लंबाई यहाँ पे 4 + 4 होके 8 हो जाएगी, चौड़ाई 4 रही रहेगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। अब हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है, तो फॉर्मूला आपको पता है 2 × LV + BH + HL होती है। इसमें हमने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया है, 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। उसके बाद मल्टीप्लाई करके नीचे हमने आंसर लाया है, तो ये हो जाएगी 2 × ये 8 4 = 32 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, और ये फिर से 32, तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएगी। 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दी गई है, थोड़ा सा जूम करते हैं, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इस तरीके का। एक बड़े बेलन पे एक छोटे बेलन के आकार का एक स्तंभ है, खंभा है। तो हमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें दिया गया है स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने फिगर बना रखा है, आप देख सकते हैं बड़े बेलन की जो ये व्यास है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर दी गई है। छोटे बेलन में आते हैं तो इसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे हमने सारे को लिख लिया है। बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या d/2 होके 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 220 है। छोटे बेलन में आते इसकी त्रिज्या में 8 दी गई है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो स्तंभ का अगर हमें आयतन निकालना है, तो स्तंभ का आयतन में बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन को जोड़ना पड़ेगा हमें। तो बड़े बेलन का आयतन हमने बड़ा वैल्यू लिया है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल h लिया है हमने। फिर पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगी,
तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच कैपिटल में, यहाँ पे आर स्क्वायर एच स्मॉल में बचेगी। उसके बाद हमने नीचे वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नोट, ये बुक में पाई की वैल्यू जो है 3.14 लिया था और इसमें कहीं दिया नहीं है। तो आप पाई की वैल्यू पॉइंट में 3.14 लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे बाद में चेंज कर लिया है 22 लेके, फिर बाद में हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3.14 ले लिया है। बाकी आप यहाँ से आर स्क्वायर एच करेंगे, फिर इसके आर स्क्वायर एच करेंगे। इन दोनों से हमें जो है 31,680 और यहाँ पे 3840 आएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 35,520 आएगी और ये वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई होके ये इतनी वैल्यू देगी। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है हमें 8 ग्राम दिया गया है। तो हमें इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान निकालना था 111532.8 का। तो हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ग्राम में चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर इसे हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है। तो डिवाइड होने के बाद ये वैल्यू जो है ग्राम से फिर केजी बन जाएगी और फाइनली जो है 892.262 केजी ये हमारा आंसर होगा। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी गई है, आप देख सकते हैं। उसका हमने नीचे जो है टेबल तैयार किया है माध्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी गई होती है उसे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन से। तो ये दोनों टेबल हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं। उसके बाद हमें इसमें वर्ग चिन्ह निकालनी पड़ती है। तो वर्ग चिन्ह के लिए मैंने बताया था कि हम जो है निम्न सीमा उच्च सीमा को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी और ये 110 डिवाइडेड बाई 2 और ये कट के 55 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 55। उसके बाद सारे क्लास इंटरवल की जो डिफरेंस है वो 10-10 की है। तो इसमें 10 बढ़ाते चले गए हैं। तो ये 65, इसमें 10 ऐड करेंगे 75, 85 और 95 हो जाएगी। अगर वर्कशीट निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से भी वर्कशीट निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है 50 to 60, 50 से 60 के बीच क्या होगी तो 55 होगी। 60 to 70 के बीच में क्या होगी तो 65 होगी। 70 से 80 के बीच में क्या होगी 75, 80 से 90 के बीच में 85 और 90 से 100 के बीच में क्या होगी, बीच की मिडिल वैल्यू 95। इस तरह से भी आप वर्कशीट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें FI × XI को मल्टीप्लाई करना है। ये FI की वैल्यू है और ये XI की वैल्यू है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखनी है। तो फर्स्ट में हमें 8 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 होगी। फिर 6 और 65 को करेंगे 390 होगी। फिर 12 से 75 को करेंगे तो 900। फिर 11 85 935 हो जाएगी। 13 95 ये 1235 हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन सारे बारंबारताओं को ऐड करना होता है। ये हमें सिग्मा FI की वैल्यू देती है जो कि 50 हो जाएगी। उसके बाद हमें FI XI को ऐड करना होता है। तो ये सारे FI XI ऐड होके हमें सिग्मा FI XI की वैल्यू देती है जो 3900 हो जाएगी। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर हमें पता है कि सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI होती है। यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर लिया है 3900 बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गई है। उसके बाद 5 से 390 को डिवाइड करेंगे तो 78 टाइम्स में कट जाएगी और फाइनली ये हमारी माध्य की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इस बार बहुलक निकालने के लिए दी गई है। बहुलक निकालना है दिए गए आंकड़ों का। तो यहाँ पे 0 से 6 में 6 है, 6 से 12 में 11 है, 12 से 18 में 25 है, 18 से 24 में 35 है, 24 से 30 में 18 है, फिर 30 से 36 में 12 है और 36 से 42 में 6 है। तो चलिए इसे जूम कर लेते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें टेबल में कुछ नया नहीं करना पड़ता है। वर्ग अंतराल को हमने लिख लिया है, उसी की बारंबारताएं दी गई है उसे भी हमने लिख लिया है क्वेश्चन से ही।
उसके बाद बहुलक है, बहुलक निकालने के लिए हमें बारंबारताओं में जो ज़्यादा है अधिकतम बारंबारता को ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बारंबारता जिसकी है वो है 35। तो 35 के सामने वाली जो वर्ग अंतराल होगी वो हमारी हो जाएगी बहुलक वर्ग। तो ये 18 से 24 ये हमारी बहुलक वर्ग हो जाएगी। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है ये 18, ये हमारी L की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस जो 0 से 6, 6 से 12 यहाँ पे चल रही है डिफरेंस वर्ग अंतराल की, वो हमारी H की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद माध्यक F0 जो होगी, ये जो बहुलक वर्ग आई है, सॉरी माध्यक नहीं, बहुलक वर्ग जो आई है, चलिए इसे थोड़ा साफ करते हैं। ये जो बहुलक वर्ग आई है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F1 होगी। इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 होगी और इससे नीचे वाले की बारंबारता जो है वो F2 होगी। तो हमने इसे भी लिख लिया है। F0 की वैल्यू यहाँ से 25, F1 की वैल्यू 35 और F2 की वैल्यू 18 हमने लिख लिया है। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, बहुलक बराबर होती है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। तो L की वैल्यू 18 हो जाएगी, F1 की वैल्यू 35 माइनस F0 की वैल्यू 25 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35 माइनस F0 25 हो जाएगी, F2 की वैल्यू 18 हो जाएगी, इंटू H की वैल्यू 6। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये 18 हो जाएगी, फिर ये 35 में 25 घटाएंगे, ऊपर 10 बचेगी और नीचे ये 35 2 जा 70 हो जाएगी। और इसके बाद 25 और 18 को जोड़ेंगे तो ये माइनस में 43 आएगी इंटू 6। और फाइनली ये 18 प्लस 10 इंटू 6 हो जाएगी, ये 10 इंटू 6 और नीचे ये 70 में 43 घटाएंगे तो ये 27 आएगी। उसके बाद हमने 3 से 6 को 2 टाइम्स में कैंसिल किया है और 3 से 27 को 9 टाइम्स में कैंसिल किया है, तो हो जाएगी 18 प्लस 20/9 होगी। फिर 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 आएगी और अगली वैल्यू से ये जो है ये दोनों ऐड होके 20.2 ये हमारी बहुलक होगी। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अगले सेट को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।